उत्तर प्रदेश में आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है, लेकिन विधानसभा में बजट से ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ के उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले नेताओं के बच्चों और स्कूल मदरसे में पढ़ने वाले आम इंसान के बच्चों में फर्क समझाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के उस बयान पर भी आपत्ति जताई जिसमें माता प्रसाद पांडे ने सदन की कार्यवाही में क्षेत्रीय भाषा के इस्तेमाल पर ऐतराज जताया था। तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए, अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। और बजट सत्र का फर्स्ट डे फर्स्ट शो काफी हंगामेदार रहा। विरोधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का भाषण धारदार रहा, जिसमें उर्दू का जिक्र होते ही योगी कठमुल्ला पर शिफ्ट हो गए और विपक्ष के विधायकों के सामने इंग्लिश और उर्दू की किताब खोलकर रख दी। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहते हो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। दरअसल जैसे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि कोई भी सदस्य जिस भाषा में बोलना चाहता है उसे कैसे और कहां सुना जा सकता है, इस पर माता प्रसाद पांडे ने विरोध जताते हुए कहा, अगर अंग्रेजी में हो सकता है तो उर्दू में क्यों नहीं। बुढ़ा बनाने की बात नहीं, बात यह है विधानसभा में किस भाषा में बोला जाए। तो अगर अवधी बोलते हैं, बुंदेलखंडी बोलते हैं, ब्रजभाषा बोलते हैं और ये अवधी बोलते हैं, तो उसमें अगर उर्दू संस्कृत भी जोड़ दिया जाए तो क्या बेजा। और फिर भाषाई रण में उर्दू की एंट्री पर सीएम योगी समाजवादियों के दोहरे चरित्र की तस्वीर साफ करने लगे और बताने लगे कि कैसे तमाम क्षेत्रीय भाषाओं की जगह उर्दू की वकालत की जा रही है। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका विरोध है, अंग्रेजी का खंडी में न बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। यहां खुद को जंजीर में जकड़कर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान बजट सत्र में शामिल होने के लिए पहुंच गए। जंजीर की जकड़ से विरोध की पकड़ को मजबूत करने के सबसे लेटेस्ट विरोध है। गले से लेकर पैर तक खुद को जंजीर से बांधकर विरोध प्रदर्शन उन भारतीयों के लिए जिसे अमेरिका से रिपोर्ट किया गया था। बजट सत्र से पहले दिन ही समाजवादी पार्टी विधायकों ने सदन के भीतर और बाहर जबरदस्त हंगामा किया। सपा विधायक अतुल प्रधान हाथ में हथकड़ी डालकर गले में बेड़ियां पहनकर सदन पहुंचे और अपना विरोध भी प्रकट किया। जिनको 40 घंटा। अतुल प्रधान ने कहा कि अमेरिका ने भारतीयों का अपमान किया है। जिन भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है उनका अपमान हुआ है। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक ने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर निशाना साधा। साथ ही बताया कैसे भारतीय को अमेरिका से बाहर भेजा जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ पर डे 1 से विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं, कभी महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर तो कभी संगम में आस्था की डुबकी के आंकड़ों को फर्जी बताकर। लेकिन अब उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में भी महाकुंभ की एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के विधायक और एमएलसी बैनर पोस्टर्स के साथ अस्थि कलश लेकर आज विधानसभा पहुंच गए और हंगामे के साथ महाकुंभ के 144 साल बाद वाले संयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ पोस्टर बैनर के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक सरकार को घेरने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा अस्थि कलश लेकर विधानसभा पहुंच गए और यहीं से शुरुआत उस सियासत की हुई जिस पर पिछले कई दिनों से खुद अखिलेश यादव मोर्चा संभाले हुए हैं। बड़े पैमाने पे व्यवस्थाएं खराब है वहाँ पर। दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही करोड़ पहुँचे हैं लोग, सब व्यवस्था खराब हो गई। व्यवस्था तक तो ठीक था, लेकिन शिवपाल यादव ने तो महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों की आस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया 144 साल वाली कहानी गलत है, पीआर और सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए ऐसा कहा गया। 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है, अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। अगर श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा उठाए गए सवालों को जनता का मतलब 0.1% भी समर्थन प्राप्त हुआ होता तो ये आस्था का सैलाब
प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए नहीं उमड़ता। यानी यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन मुद्दा महाकुंभ पर ही सेंट्रिक रहा है। इस दौरान बयानबाजी के अलावा विरोध की अलग अलग तस्वीर भी दिखी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी महाकुंभ की गूंज सुनाई दी। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताकर विवाद खड़ा कर दिया और सवाल पूछा कि 30 को मृत घोषित किया, लेकिन गंगा में कितने बहाए, जरा ये भी बताइए। सनातन के सबसे बड़े समागम पर सवाल तो खूब उठे, लेकिन सबसे बड़ा आरोप लगाया ममता दीदी ने और पावन संगम के तट पर संतों के संगम को महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ कह डाला। महाकुंभ अभी नाइबा बोललाम, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে। यानी ममता दीदी के सवालों का सिलसिला यही नहीं रुका। उन्होंने लाशों को पोस्टमार्टम से लेकर मुआवजे तक और मौतों की संख्या पर सवाल से लेकर लाशों को गंगा में बहाने तक अपने बयान से खूब बवाल खड़ा किया। এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? 8 বার আগুন লেগেছে বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প। यानी शिवपाल और रामगोपाल यादव के बाद अब ममता बनर्जी ने भी महाकुंभ में मौतों और इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन सवाल ये कि सनातन आस्था पर विवादित बयान, विपक्ष जिसका एक ही मतलब निकलता है, विपक्ष अब महाकुंभ के मुद्दे पर आर पार के मूड में आ चुका है। एक तरफ हिंदू आस्था पर चोट तो दूसरी तरफ खुद को हिंदू साबित करने की होड़। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में मैं हिंदू हिंदू मेरे वाला गेम चल रहा है। पहले शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ये हिंदू विरोधी सरकार है, जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा हिंदू विरोधी बताने वाले जान लें, मेरे घर की दीवार पर शिव मंदिर है। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि ममता सरकार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए काम करती है। तो अब दीदी ने जवाब दिया कि मुझे मुस्लिम लीग से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, मुझे कश्मीर और बांग्लादेश के आतंकवादियों से जोड़ने की साजिश रची जा रही है। हिंदू विरोधी सरकार, मुस्लिम लीग, बांग्लादेश, आतंकवादी, अल्पसंख्यक, ये वो शब्द हैं जो किसी गली नुक्कड़ पर नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा में गूंज रहे हैं। यानी ममता दीदी को अब अल्पसंख्यक हितैषी वाले ठप्पे से डर लग रहा है या बात कुछ और है, जरा ये भी समझ लेते हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत शुभेंदु अधिकारी के बयान और विधानसभा से सस्पेंशन के बाद हुई, जब शुभेंदु अधिकारी ने सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। यानी पश्चिम बंगाल में हिंदू वोट पर दावे का रण तेज हो चुका है। 2 नाव पर सवार ममता सरकार के सामने दुविधा राजधर्म की है, तो बीजेपी को एक नाव के सहारे सियासी बैतरनी पार न कर पाने की चिंता। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में टीम योगी का चेहरा जल्द बदल सकता है। चर्चाएं चल रही है कि महाकुंभ के बाद योगी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। यानी यूपी बीजेपी ने 25 में ही 27 की तैयारियों को शुरू कर दिया है। फिलहाल योगी कैबिनेट में 6 जगह खाली हैं, जिन्हें अब भरा जा सकता है। इसके अलावा कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। कुछ मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है, तो कई नए चेहरों को इसमें एंट्री भी मिल सकती है। कहा जा रहा है कि ये यूपी चुनाव से पहले आखिरी कैबिनेट विस्तार होगा। इससे पहले सिर्फ एक बार कैबिनेट फेरबदल हुआ है, जब ओपी राजभर को एंट्री दी गई थी, लेकिन इस बार का मामला जरा अलग है। अभी कैबिनेट में 6 जगह खाली हैं। वर्तमान में यूपी में 21 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री हैं। सूत्रों का दावा है कि चुनाव से पहले इस बार पिछड़े और दलित वर्ग से कुछ चेहरों को सरकार में जगह मिल सकती है। 2027 का विधानसभा चुनाव भी है और इसको देखते हुए जातीय समीकरण के हिसाब से नए विधायकों को मंत्रिमंडल में भी शामिल कराया जा सकता है। तो वहीं कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनके परफॉर्मेंस खराब है, उनको मंत्रिमंडल से बाहर का भी रास्ता दिखाया जा सकता है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के 2 दिवसीय लखनऊ दौरे ने संगठन चुनाव के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को तेज कर दिया है। हालांकि फेरबदल के पीछे बीजेपी की रणनीति 2027 के लिए जातिगत फैक्टर को साधती हुई मजबूत कैबिनेट देने की है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन शपथ ग्रहण का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। करीब 150 वीवीआईपी मेहमानों के बैठने का इंतजाम इस मंच पर किया गया है, जबकि सिर्फ आज की रात का फासला है। यानी कल विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम फेस से पर्दा उठ जाएगा। ये तैयारियां, ये जलसा, ये मंच, ये सब भगवाधारियों के स्वागत की तैयारी है, जिसका गवाह बनने वाला है दिल्ली का रामलीला मैदान।
एक ऐतिहासिक कार्यक्रम शपथ ग्रहण का रामलीला मैदान में होगा, जिसके अंदर पूरे दिल्ली के अलग अलग जगह से एसोसिएशन, समाज के लोग उसमें आने के लिए संपर्क कर रहे हैं। एलजी सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है। एक भव्य ऐतिहासिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। जिस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण की बात बीजेपी नेता कर रहे हैं, कुछ वैसी ही तैयारियां रामलीला ग्राउंड में चल रही हैं, जहां से दिल्ली में सत्ता परिवर्तन की झांकी पूरा देश देखेगा। टेंट लगाए जा रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो मंच है उनको भी पेंट किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ अब टेंट लगाया जा रहा है, जिसको कि कवर्ड एरिया किया जाएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जगहों पर कारपेट एरिया भी लगाया जाएगा। विशाल मंच के साथ रेड कार्पेट एरिया बनाया जा रहा है तो दिग्गज हस्तियों को निमंत्रण भी बांटा जा रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता तो बस एक सवाल के इंतजार में दिन गुजार रही है कि दिल्ली का नायक कौन होगा। कौन होगा वो चेहरा जिसके सर पर सीएम का ताज सजेगा। शपथ की तैयारियां जारी हैं। समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट भी तैयार हो गई है। शपथ ग्रहण में कौन कौन से वीवीआईपी शामिल होंगे, एक एक का नाम जी न्यूज के पास मौजूद है। 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे जब दिल्ली अपने नए मुख्यमंत्री की शपथ की गवाह बनेगी, लेकिन दिल्ली वालों के साथ कुछ खास मेहमान भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित 50 हाई सिक्योरिटी नेता शामिल होंगे। यानी राजनीति से मनोरंजन जगत तक तमाम दिग्गज हस्तियां शपथ समारोह में शामिल होंगी, जिनमें 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, एनडीए के बड़े नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ धर्म अध्यात्म से जुड़ी हस्तियों को भी बुलाया जा रहा है, जिसमें बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद, बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे नाम शामिल हैं। यानी दिल्ली में सत्ता पाने का जितना लंबा इंतजार, शपथ समारोह भी उतना ही शानदार रहने वाला है, जिसमें कई रंगारंग कार्यक्रम होंगे और साथ में अक्षय कुमार, विवेक ओबरॉय, हेमा मालिनी, कैलाश खेर सहित 50 फिल्मी सितारे मौजूद रहेंगे। यानी सियासत में ग्लैमर का तड़का लगाने का भी पूरा इंतजाम हो चुका है। दिल्ली वालों ने ऐसी ग्रैंड ओथ सेरेमनी पहले कभी नहीं देखी होगी। हाँ, ये अलग बात है कि 9 दिन बाद भी सीएम कौन होगा, दिल्ली वालों को अब भी इसका कुछ पता नहीं। दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने छोटा ही सही लेकिन बीजेपी से अपना बदला पूरा कर लिया। लेकिन कहां और कैसे टीम केजरीवाल ने बीजेपी से अपनी हार का बदला लिया, जरा विस्तार से समझते हैं। दिल्ली की सत्ता में 10 साल से काबिज जिस आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने उखाड़ फेंका, केजरीवाल एंड टीम ने उसी बीजेपी के गढ़ में ऐसी पटकनी दी कि गेम बदल गई। भले ही दिल्ली जैसे राज्य की सत्ता न मिली हो, लेकिन बीजेपी के गढ़ गुजरात में केजरीवाल की ये जीत जख्म पर मरहम का काम जरूर करेगी। गुजरात के सलाया नगर पालिका चुनाव में आपके 8 उम्मीदवारों ने बम्पर जीत हासिल की है, जबकि इससे पहले छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने बिलासपुर के बोदरी नगर पालिका पर आम आदमी पार्टी ने विजय पताका फहराया था। यानी एक राज्य में सत्ता तो जरूर गवाई, लेकिन केजरीवाल की पार्टी का कई दूसरे राज्यों में खाता खुलना पूरी आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी से कम नहीं है। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी जब गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ी थी, तब कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन नगर की सरकार में आपका खाता खुलना केजरीवाल के लिए किसी शुभ संकेत से कम नहीं है। बिहार की सियासत में एक बार फिर भारत रत्न की डिमांड शुरू हो चुकी है। लालू यादव की तुलना समाजवादी की पार्टी के नेता कर्पूरी ठाकुर से हो रही है और कर्पूरी ठाकुर की ही तर्ज पर गाहे बगाहे लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग भी शुरू हो जाती है, जिसकी नींव बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रखी तो पलटवार जेडीयू की तरफ से आया। और यहीं से बिहार में शुरुआत उस सियासत की हो गई जिसकी किसी को उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि लालू यादव भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। सियासी दामन पर भ्रष्टाचार और गुंडाराज की छाप से ही आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई और अब उसी पार्टी के नेता बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बता रहे हैं कैसे लालू यादव को भारत रत्न मिलने वाला है। हम उनको कह देना चाह रहे हैं, आज लालू जी को जो लोग गाली दे करके टीटीएम कर रहे हैं मोदी जी का, आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करो। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। हालांकि उनके इस बयान पर जेडीयू तंज कस रही है, चुटकियां ले रही है। कर्पूरी जी से लालू जी की तुलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू जी को क्यों भारत रत्न दिया जाए? इसलिए कि जब उनकी सरकार थी तो जब अपहरण होता था तो उस अपहरण की डीलिंग उनके जानकारी में सीएम आवास में होता था। दरअसल बिहार में भारत रत्न के नाम पर पॉलिटिकल एक्सरसाइज उस चुनाव के लिए है जिसमें आरजेडी अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कर रही है।
तो बीजेपी 243 में 225 सीट्स का टारगेट लेकर चल रही है। ऐसे में जिस तरह लालू यादव की तुलना कर्पूरी ठाकुर से होने लगी, अब इस मुद्दे पर बिहार की सियासत पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है। अगली खबर का रुख करेंगे। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम त्योहारों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। यहाँ रमजान महीने के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पहले ही छुट्टी मिल जाएगी। अब रेवंत रेड्डी के इस आदेश पर बीजेपी आग बबूला नजर आ रही है। क्योंकि विरोध फैसले का नहीं, हिंदू और मुस्लिमों के त्योहार में भेदभाव का है। बीजेपी का विरोध इसलिए भी कि कांग्रेस शासित राज्यों में हिंदुओं के त्योहार को नजरअंदाज कर मुस्लिमों के त्योहारों के लिए फरमान जारी हुआ है। यानी रमजान के दौरान 1 घंटे की छुट्टी होगी। ये छूट 2 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगी। सरकारी विभागों में 5 बजे नहीं 4 बजे ही छुट्टी हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी ने इस फैसले का विरोध किया है और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि हिंदू त्योहारों पर आखिर ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती। रेवंत रेड्डी जी, नवरात्रे, गणपति पूजन, शिवरात्रि, गुरुपुरब, बुद्ध पूर्णिमा, ईस्टर, ये क्यों भूल जाता है आपको? रमजान के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण। क्या कभी राज्य सरकार ने नवरात्रि, दुर्गा पूजा, करवा चौथ या अभी जो 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ की व्यवस्था में कभी कोई सुविधा शिविर भी लगाया? ये मुद्दा तेलंगाना ही नहीं बल्कि देश में नई राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। क्योंकि खास धर्म, खास वर्ग के लिए त्योहार पर छुट्टी का प्रावधान न सिर्फ तेलंगाना सरकार बल्कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार होंगे। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार के रिटायर होने के बाद वो 19 फरवरी को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ज्ञानेश कुमार इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव और अगले साल बंगाल, असम और तमिलनाडु में होने वाले चुनावों की देखरेख करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर अहम बैठक हुई थी, जिसमें ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगी। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले ज्ञानेश कुमार पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 31 जनवरी 2024 को रिटायर हुए। 5 साल गृह मंत्रालय में काम किया। 2018 से 2021 तक अतिरिक्त सचिव रहे। 14 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त बनाए गए। उन्होंने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। ज्ञानेश कुमार 3 सदस्यीय पैनल के 2 आयुक्तों में सबसे सीनियर हैं। इसका नेतृत्व राजीव कुमार ने किया था। पैनल के दूसरे आयुक्त उत्तराखंड कैडर के अधिकारी सुखबीर सिंह संधू है। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वो संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। हल्द्वानी के मेयर बनने के बाद गजराज बिष्ट एक्शन में है। शपथ लेने के बाद गजराज बिष्ट का बुलडोजर एक्शन अब शुरू हो चुका है। मेयर खुद बुलडोजर लेकर अतिक्रमण वाली जगह पहुंच रहे हैं और अपने सामने ही इस अतिक्रमण को तुड़वा रहे हैं। उत्तराखंड में भी अतिक्रमण पर धुआंधार बुलडोजर चल रहा है। कहीं अवैध रूप से बनाए गए छज्जे तोड़े गए हैं तो कहीं मकानों के आगे बने अवैध स्लैब को तोड़ा गया। तस्वीरें हल्द्वानी के बनभूलपुरा की हैं, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। मेयर गजराज बिष्ट की मौजूदगी में यहां अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई, तो वहीं नगर निगम आयुक्त ऋचा सिंह भी मौके पर मौजूद रही। बनभूलपुरा में अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए मिट्टी में मिलाया गया। अतिक्रमण कार्रवाई होते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन जारी रहा। इस पूरी कार्रवाई पर मेयर गजराज बिष्ट ने 2 टूक में कहा कि अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं जिन्होंने सड़कों पर अतिक्रमण किया है वो तुरंत अतिक्रमण हटाएं। हम पहली बार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, नोटिस भी दे रहे हैं। यानी नोटिस के बाद भी अगर किसी ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन बुलडोजर से अपनी कार्रवाई करेगा। नगर निगम के इस एक्शन से साफ है कि आने वाले दिनों में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी रहेगा। सपनों का लुट जाना क्या होता है? कोई मुंबई से सटे डोंबिवली के बाशिंदों से पूछे। बिल्डर की साजिश और 65 इमारतों पर मंडराता बुलडोजर का खतरा। अब आप ही बताइए, जिस प्रोजेक्ट को महारेरा का सर्टिफिकेट मिला हो, जहां सरकारी बैंक लोन दे रहा हो, भला वहां भी घर खरीदना क्या आम आदमी की गलती है या फिर उस बिल्डर और उन अफसरों की जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर महारेरा सर्टिफिकेट बांट दिया? खतरा यह है कि डोंबिवली पर बुलडोजर चल सकता है, लेकिन सवाल यह भी है कि ये किसकी साजिश है और सजा बेगुनाह आम आदमी को क्यों मिल रही है? डोंबिवली की साई गैलेक्सी सोसाइटी, जहां कभी लोगों ने अपने सपनों का घर बसाया था, जिन घरों में घुसियों का बसेरा था, वहां अब डर और दहशत का साया है। वजह है कोर्ट का इन घरों पर बुलडोजर चलाने वाला आदेश।
अब इन इमारतों में रहने वाले करीब 6000 से ज़्यादा लोग इस बात की चिंता में हैं कि आखिरकार उनके सपनों का घर, जिसे उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और पैसा लगा के खरीदा था, वो अब इलीगल घोषित होने के बाद अगर टूट गया तो ये बेघर हो जाएंगे। सिर्फ साई गैलेक्सी ही नहीं, बल्कि ऐसी 65 इमारतें हैं जिन पर अनधिकृत निर्माण का ठप्पा लग चुका है। इस धोखाधड़ी की शुरुआत तब होती है जब बिल्डर्स ने महारेरा से अप्रूवल लेने के लिए नकली कागजात जमा किए। इन कागजातों के आधार पर सरकारी और प्राइवेट बैंक्स ने होम लोन भी पास कर दिए, लेकिन कोर्ट के आदेश पर जांच हुई तो काला सच सामने था। अब लोग इस बात से डर रहे थे कि घर टूटा तो उनकी मेहनत और पैसों का अब क्या होगा, कहां पर वो जिंदगी की गुजर बसर कर पाएंगे। मैंने डाउन पेमेंट 8 लाख किया और लोन 25 लाख का लिया। किधर है सरकार? किधर जिनके हम लोग ने जीत के दिया वो लोग किधर है? खासदार किधर है? आमदार किधर है? हाँ, क्यों नहीं अभी मीटिंग हो रही? क्यों नहीं बिल्डिंग में आके बोले तुम लोग कुछ टेंशन लेने के जरूरत, आप बिंदास रहो, कोई तुम्हारे पास पुलिस नहीं है, कोई तुम्हारे पास अधिकारी। उस टाइम पे सब डॉक्यूमेंट लीगल थे, सब सीसी, ओसी, आईओसी, डीपीआर प्लान सब उस टाइम पे हमने देखा, सब देखा हमने। उस टाइम पे लीगल था, अब इलीगल हो गया। आप कोर्ट बोला इलीगल है। डाउन पेमेंट 8 लाख हमने किया, पूरा ज्वेलरी भेज दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। करीब 6000 से ज्यादा की आबादी अब इस दर्द और दहशत के साए में है कि न जाने कब बुलडोजर उनके सपनों के आशियाने को जमींदोज कर देगा। लेकिन सजा आम आदमी को क्यों? उन ऑफिसर्स पर कार्रवाई क्यों नहीं जिन्होंने बिना दस्तावेज जांच महारेरा सर्टिफिकेट दिया? उस बिल्डर पर कार्रवाई क्यों नहीं जिसने जालसाजी से हजारों सपनों के साथ छलावा किया? बिहार की राजधानी पटना से एनकाउंटर की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। यहां ऑन कैमरा पुलिस बदमाशों को सरेंडर करने के लिए बोल रही है, लेकिन अपराधी हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे और इसके बाद नीतीश की पुलिस एक्शन में नजर आई। पुलिस जमीन के विवाद को सुलझाने गई थी, तभी बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और 5 मंजिल मकान में घुस गए, जिसके बाद पुलिस की टीमें हरकत में आई। पुलिस ने बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। जब बदमाशों ने सरेंडर नहीं किया तब पुलिस की टीमें बिल्डिंग में दाखिल हुई और मदद के लिए दूसरे थानों की फोर्स को बुलाया। एनकाउंटर की जानकारी लगने पर मौके पर भारी भीड़ जुट गई। कुछ लोग छतों पर दिखे तो कुछ लोग गली में दिखे। पुलिस ने लोगों को समझाया और मौके से हटाया। थोड़ी देर में पुलिस के अधिकारी दूसरे थाने की फोर्स और एसटीएफ के कमांडो लेकर पहुंचे और तुरंत इलाके में चेकिंग शुरू करवाई। बदमाश जिस बिल्डिंग में घुसे थे उसे पुलिस पूरी तरह घेर चुकी थी। 2.5 घंटे चले ऑपरेशन में पुलिस की टीम ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 4 राउंड फायरिंग की बात है और जैसा मैंने कहा कि चूंकि ये सिस्टम में किया था कई सिविलियंस के अंदर, तो पुलिस ने बहुत ही धैर्यपूर्वक काम किया। पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई क्योंकि कोई अपराधी देख नहीं रहा था, लेकिन सभी सिविलियन सकुशल है, ठीक है। और 4 लोगों को डिटेन किया हम लोगों ने। ये कार्रवाई कंकड़बाग इलाके में की। वहीं ऑपरेशन के दौरान फोर्स ने आसपास के सभी लोगों के घरों के खिड़की दरवाजे बंद करवा दिए थे। भारी विवाद के बाद पिछले 10 दिनों से बंद संत प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है। पुराने रूट से जब दोबारा उनकी पदयात्रा निकली तो उनकी झलक पाने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पिछले 10 दिनों से जो गलियां सूनी थीं, वो एक बार फिर भजन कीर्तनों से गूंज उठी। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने विवाद के बाद रात्रिकालीन यात्रा रोक ली थी। विवाद खत्म होने के बाद जैसे ही रात 2 बजे प्रेमानंद महाराज ने अपनी पदयात्रा शुरू की तो भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आधी रात को वृंदावन की गलियों में आस्था का सैलाब देखने को मिला। प्रेमानंद महाराज के स्वागत में भक्तों ने पूरे मार्ग पर पुष्प बिछाए थे, फूलों से रंगोली बनाई थी। पूरा मार्ग पहले की तरह ही सजाया गया था, जिसके बाद भक्तों ने महाराज को पुष्पमाला अर्पित की। इस दौरान एक बार फिर ग्रीन सोसाइटी के लोगों ने महाराज से माफी मांगी। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा वही पुराने रास्ते से होकर निकली जिस पर विवाद हुआ था। इस दौरान भक्तों ने महाराज के दर्शन किए। पूरे परिक्रमा वाले रास्ते पर भक्तिमय माहौल दिखाई दिया। ढोल मंजीरा लेकर भजन गाते हुए भक्तों ने प्रेमानंद महाराज का स्वागत किया और फिर से यात्रा शुरू करने को लेकर आभार जताया। उत्तर प्रदेश के सेंट्रल नोएडा से मर्डर की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ क्रिकेट खेलते वक्त विवाद हो गया और इस दौरान बैट से पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। बताया गया है कि नोएडा के सूरजपुर में क्रिकेट का मैच चल रहा था। इसी दौरान खेल में दोनों टीम के बीच विवाद हो गया और फिर दूसरे गुट ने बैट से मनीष नाम के एक शख्स पर हमला कर दिया। इस हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और फौरन युवक को अस्पताल भेजा गया।
लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी। मनीष शर्मा में और अन्य 3 लोगों में एक कहासुनी हुई और क्रिकेट को लेकर कुछ विवाद हुआ। उस विवाद के चलते उन 3 व्यक्तियों द्वारा मनीष शर्मा को बैट से मारकर घायल कर दिया गया। बाद में उसकी मृत्यु हुई। इस घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी भी दिखी। परिजनों के साथ साथ गांव वाले पुलिस थाने पर पहुंच गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। महाकुंभ, नई दिल्ली और अब अयोध्या। जब से कुंभ का आगाज हुआ है, 2 बड़ी घटनाएं आपने देखी। महाकुंभ में भगदड़ मची, 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितने ही लोग घायल हुए। ठीक इसी तरह नई दिल्ली स्टेशन पर भी भगदड़ मची, 18 मौतें हुई। और अब अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ के बीच ड्रोन गिरा ताकि भगदड़ मचे, लेकिन यहाँ साजिश फेल हो गई। और जैसे ही नापाक इरादों वाले दहशतगर्दों का प्लान अयोध्या फेल हुआ, कई सवाल उठ खड़े हुए। क्या अयोध्या में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी थी? राम मंदिर में भगदड़ वाली साजिश के पीछे आखिर कौन है? और सवाल ये भी कि क्या अयोध्या की तरह महाकुंभ और नई दिल्ली में भगदड़ भी किसी साजिश का हिस्सा था, जिसका एक्सटेंशन प्लान अयोध्या में अंजाम दिया जाना था? ऐसे तमाम सवाल अब उठ खड़े हुए हैं। कभी खालिस्तान की धमकी, कभी पाकिस्तान से साजिश। यूं तो योगी फोर्स ने पल पल नापाक साजिशों को फेल किया, लेकिन अयोध्या में हुई घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। कौन से सवाल? जरूर बात करें। पहले समझिए कि अयोध्या में आखिर हुआ क्या। सुबह के करीब 7 बजे का वक्त था। पूरा राम मंदिर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा था। तभी अचानक आसमान में एक ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया। इससे पहले कि एंटी ड्रोन सिस्टम उसे मार गिराता, ड्रोन खुद श्रद्धालुओं के बीच आकर गिरा। दारोगा सुनील कुमार उस वक्त बैचिंग प्लांट के पास तैनात थे। उन्होंने फौरन हालात को नियंत्रण में किया और ड्रोन को कब्जे में लिया। ये पूरी घटना पुलिस की FIR में दर्ज है। ये वो जगह है जहाँ पर ड्रोन उड़ाया जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि ये वो जगह है जहाँ पर ड्रोन सिस्टम प्रतिबंधित है। यहाँ पर आप किसी भी तरीके का जो ड्रोन है वो नहीं उड़ा सकते। FIR में पुलिस ने मेंशन किया है, FIR में पुलिस ने कहा है कि ये ड्रोन जो उड़ाया जा रहा था, एक बड़ी साजिश को नाकाम जो है वो यहाँ पर पुलिस ने किया है। ड्रोन उड़ाया जा रहा था और ये मंशा ये थी कि इस ड्रोन को भीड़ के बीचों बीच में गिराया जाए, जिससे कि भगदड़ मचे और जनहानि हो। ऐसे अब सवाल उठता है कि नो फ्लाई जोन में ड्रोन उड़ाने का मकसद क्या था? जाहिर सी बात है, मकसद किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। लेकिन सवाल यह है कि ड्रोन को श्रद्धालुओं के बीच क्यों गिराया गया? तो इसका जवाब भी FIR में है। शायद मकसद ये रहा होगा कि ड्रोन गिरता देख भगदड़ मचे और लोग मर जाएं। और प्लान अयोध्या अगर सफल होता तो यहाँ भी महाकुंभ जैसी भगदड़, महाकुंभ जैसा मंजर होता। यहीं से ये सवाल भी उठ खड़े हुए। क्या महाकुंभ में भगदड़ के पीछे अयोध्या वाले साजिश करता ही थे? क्या नई दिल्ली में भगदड़ का भी अयोध्या में ड्रोन वाली साजिश से कनेक्शन है? क्या महाकुंभ में 30 मौत और नई दिल्ली में 18 मौतों का जिम्मेदार कोई एक ही संगठन या शख्स है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब अब खुफिया एजेंसी और UP ATS तलाशने में जुट गई है। जल्द ही दहशत के सौदागरों का पूरा हिसाब होगा। प्रयागराज महाकुंभ का पर्व अब धीरे धीरे समापन की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन समापन से पहले महाकुंभ में एक बार फिर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर रोज यहाँ रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ मेले का प्रभाव अयोध्या और वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है। अयोध्या, काशी में भी हर रोज रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यानी प्रयागराज में सड़क, स्टेशन सब हाउसफुल नजर आ रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ अब धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। महाकुंभ के इस पर्व के अब 8 दिन और बाकी हैं, लेकिन महाकुंभ का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज संगम की तरफ बढ़ती भीड़ कम नहीं हो रही है। जहां देखो वहां सिर्फ भक्तों का रेला नजर आ रहा है। देश दुनिया के करोड़ों लोग लगातार आस्था की डुबकी लगाने संगम तट पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आस्था का ऐसा सैलाब आया है कि संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ है। महाकुंभ में हालात ऐसे हैं कि हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा है। महाकुंभ स्नान को 37 दिन हो चुके हैं और अब तक 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और ये आंकड़ा अभी भी और बढ़ेगा, क्योंकि महाकुंभ में अभी 8 दिन और बचे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। वहीं प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशन फुल हैं। स्टेशनों के अंदर भी हजारों लोग मौजूद हैं, जो अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। महाकुंभ के समापन से पहले प्रयागराज समेत आसपास के जिलों में सनातन का दिव्य रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि दूर दराज से आए श्रद्धालु प्रयागराज के बाद अयोध्या और काशी का रुख कर रहे हैं। आलम यह है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर रोज यहाँ श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अयोध्या ही नहीं, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। पूरी काशी नगरी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रही है।
महाकुंभ के चलते वाराणसी में भी हर रोज रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। प्रयागराज महाकुंभ समापन होने में सिर्फ 8 दिन बचे हैं और ऐसे में देश विदेश से हर कोई इस आस्था के महापर्व में डुबकी लगाना चाहता है। आलम यह है कि प्रयागराज के साथ साथ अन्य जिलों में भी रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ के पलट प्रवाह की वजह से कई शहरों में रेलवे स्टेशन खचाखच भरे हुए हैं। ट्रेन में श्रद्धालुओं की सुनामी सी आ गई है। बस हर किसी को महाकुंभ में पहुंचना है। यूपी के चंदौली की ये तस्वीर देखिए, पूरा रेलवे स्टेशन भीड़ से भरा हुआ है। दरवाजे पर भीड़ होने की वजह से कुछ लोग विंडो से ही ट्रेन में घुसने की कोशिश करते नजर आए। भगदड़ जैसे हालात न बने, इसके लिए पुलिस अधिकारी रेलवे स्टेशनों पर मौजूद हैं और लोगों को ट्रेन से उतरने और चढ़ने में मदद कर रहे हैं। इस प्रकार प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर और सामने 3 नंबर भी है। भीड़ का नजारा आप देखिए, हर आधे घंटे पर कोई न कोई ट्रेन आ रही है, उसमें यात्री सवार होकर निकल रहे हैं, लेकिन जैसे लग रहा है कि ये सुनामी रुकने का नाम नहीं ले रही है। यूपी नहीं, बिहार में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। ये तस्वीर बिहार के गया रेलवे स्टेशन की है। ऐसा लग रहा है प्रयागराज कुंभ का सैलाब इसी स्टेशन पर उतर गया हो। भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। हर तरफ सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। उधर दानापुर रेलवे स्टेशन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। प्लेटफॉर्म के साथ साथ ट्रेनों के अंदर भी भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के बाद साधु संत अब काशी पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही काशी में अखाड़ों की पेशवाई भी शुरू हो चुकी है। काशी में आज धूमधाम से आह्वान अखाड़े की पेशवाई निकाली गई, जिसमें कई नागा संत शामिल हुए। वाराणसी में आह्वान अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। इस दौरान सड़क पर गजब का नजारा देखने को मिला। नागा संतों ने कड़ी सुरक्षा के बीच बेनियाबाग से दशाश्वमेध घाट तक पेशवाई निकाली, जिसमें साधु संतों ने शक्ति प्रदर्शन किया। पेशवाई में श्री रमता पंच दशनाम आह्वान अखाड़े से जुड़े नागा संतों भी शामिल हुए। उनके स्वागत के लिए काशीवासी सड़क किनारे लाइन लगाकर खड़े रहे और जगह जगह संतों का स्वागत सत्कार किया। लोग हर हर महादेव के उद्घोष के बीच नागा संतों पर फूल बरसाते रहे। पेशवाई में शामिल नागा संत शरीर पर चिता भस्म लगाकर अपनी जटाओं को लहराते हुए दिखाई दिए। इस दौरान नागा बैंड बाजा, डमरू, नगाड़ों की धुन पर भाला, तलवार, त्रिशूल और गदा से करतब दिखाते नजर आए। इस दौरान डमरू भी बजाए गए, जिस पर संतों ने नृत्य किया और पूरे दशाश्वमेध घाट तक अजब गजब करतब दिखाए। नागा साधुओं ने दशाश्वमेध घाट पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मौजूदा जेल में आस्था और महाकुंभ की झलक देखने को मिली। जेल में बंद कैदियों ने संगम के जल से अमृत स्नान किया, जिसे लेकर जेल प्रशासन ने खास व्यवस्था की थी। जेल परिसर में एक बड़े से टब में पानी भरा गया। इस बड़े से टब में ही महाकुंभ के संगम से लाए पवित्र जल को डाला गया। इसी में कैदियों को नहाने के लिए बोला गया। इसके बाद सारे कैदी टब में से पानी निकाल कर संगम से लाए जल से स्नान करते हैं। जेल प्रशासन ने त्रिवेणी के जल से जेल में कैदियों को स्नान करवाने के लिए खास तरह की व्यवस्था की। इसके लिए संगम के जल को प्रयागराज से मंगवाकर जेल में बने बड़े से टब को फूलमाला से सजाकर और संगम के पवित्र जल को पूरे विधि विधान से मिलाया गया। इस पवित्र जल से जेल में बंद कैदियों को स्नान कराया गया। कैदियों ने गंगा मैया के जयकारे लगाए। कैदियों ने संगम के पवित्र जल से नहाने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ भी दिया। इस भव्य व्यवस्था और स्नान कर काफी कैदी बहुत खुश दिखे। जेल में कैदियों के स्नान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग जेल प्रशासन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बिहार के पटना में एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बोगी में पहले चढ़ने को लेकर यात्रियों में विवाद हुआ और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। तस्वीरें बाढ़ रेलवे स्टेशन की है। देखिए कैसे यात्रियों की खचाखच भीड़ है। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भागलपुर आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है और ट्रेन की बोगी में पहले चढ़ने को लेकर विवाद होने लगा, जिसके बाद यात्रियों में मारपीट शुरू हो गई। कोई ट्रेन की बोगी के अंदर से किसी को पीट रहा था, तो कोई बोगी के बाहर से इसका जवाब उसे पीट कर दे रहा था। इस दौरान एक महिला बोगी के बाहर खड़े यात्रियों से उलझ जाती है। तभी एक शख्स बोगी पर चढ़ता है और अंदर मौजूद लोगों को मारता है। मारपीट का ये सिलसिला थोड़ी देर तक यूं ही चलता रहता है। फिर किसी तरह प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने यात्रियों को समझाया। ट्रेन में भीड़ इतनी थी कि जनरल बोगी में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। फिल्म छावा सिनेमा घरों में धूम मचा रही है। दर्शकों में भी छावा का खुमार से चढ़कर बोल रहा है। इसकी एक तस्वीर नागपुर से सामने आई, जहां एक फैन संभाजी महाराज की वेशभूषा में फिल्म छावा देखने थिएटर पहुंच गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो में एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और वीरता को दर्शाने वाली फिल्म छावा देखने सिनेमाघर पहुंचा। वीडियो में फैन को छत्रपति संभाजी महाराज के गेटअप में देखा जा सकता है। फैन ढोल नगाड़े की धुन पर नाचता सड़कों पर दिखाई दिया तो हर कोई इसे देखने के लिए बेताब हो गया। पूरे गाजी बाजी के साथ ये फैन थिएटर के अंदर घोड़े पर सवार होकर पहुंचा। वीडियो में वो घोड़े से उतर जाता है और दूसरे दर्शक उसे अपने फोन में कैद करते हैं। इस दौरान थिएटर के अंदर लोग जय भवानी के नारे लगाते हुए सुने जा सकते हैं। सिनेमा हॉल में घुसते समय उसके साथ अन्य लोग भी थे जो ढोल बजा रहे थे। घोड़े में सवार होकर जैसे ही इस फैन ने थिएटर में एंट्री मारी तो पूरा थिएटर जय भवानी के नारों से गूंज उठा। थिएटर के अंदर पहुंचकर ये फैन जोर जोर से जय भवानी के नारे लगाने लगता है। हम चाह रहे थे कि किरकाट के प्रशासन का संपूर्ण आपको कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं। हरियाणा सचिवालय में अचानक आज मधुमक्खियों ने कर्मचारियों के ऊपर हमला बोल दिया। अचानक हुए मधुमक्खियों के हमले से चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मधुमक्खियों ने कर्मचारियों पर हमला किया तो वो जैकेट ओढ़कर जमीन पर बैठ गए। चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के मेन एंट्री गेट पर सीआईएसएफ कर्मचारी सिक्योरिटी चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान मधुमक्खियों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान कर्मचारी कपड़े से मधुमक्खियों को भगाते हुए दिखाई दिए। वहीं एक कर्मचारी जमीन पर ही बैठकर खुद को कपड़े से ढककर बचाने की कोशिश कर रहा था। विधानसभा स्पीकर के सेक्रेटरी को डंक मारकर मधुमक्खियों ने घायल कर दिया। मौके पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें बचाया। जवानों ने जैकेट लेकर मधुमक्खियों को भगाया था। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि कर्मचारी को छोड़कर मधुमक्खियां सीआईएसएफ जवानों के पीछे पड़ गई थी। उन्होंने दौड़कर अपने आप को बचाया। वीडियो में दिख रहा है कि सचिवालय परिसर में एक व्यक्ति अपने जैकेट ओढ़े जमीन पर बैठा है। वो अपने आप को मधुमक्खियों के वार से बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके पास सीआईएसएफ जवान भी मौजूद है जो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मौसम अब नई मुसीबत लेकर आया है। यहाँ बढ़ते तापमान की वजह से जहरीले सांप अब शहरी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जो सोसाइटी में रहने वालों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। क्योंकि बेंगलुरु में अब तक जंगली इलाकों में सांपों की चहलकदमी देखी जाती थी, लेकिन अब ये जहरीले सांप लोगों के घरों और ऑफिस में ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। एक घर की बालकनी में भी जहरीला सांप कुंडली मारकर बैठा दिखा, जिसके आसपास 2 बिल्ली नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही सांप ने फन फैलाया, बिल्ली वहां से भाग गई। न सिर्फ घरों और दफ्तरों में बल्कि हाई राइज सोसाइटियों में भी लगातार सांप निकल रहे हैं, जिसमें कोबरा, रेड स्नेक और वाटर स्नेक समेत कई प्रजातियां देखी गई। किसी के घरों में तो किसी के गार्डन से सांप निकल रहे हैं, जिसे स्नेक कैचर बड़ी सावधानी से पकड़ता नजर आया। बेंगलुरु से लगातार सांप मिलने की खबर के बाद वन विभाग भी अलर्ट है। अधिकारियों का कहना है कि अपने घरों में लोग सतर्क रहें और जूते चप्पलें पहनने से पहले उनकी जांच कर ले, क्योंकि सांप ऐसी ही जगहों पर शरण ले सकते हैं। उज्जैन के नानाखेड़ा इलाके में उस वक्त बवाल मच गया जब एक सैंडविच से कॉकरोच निकला। दरअसल एक ग्राहक ने रेस्टोरेंट से सैंडविच पार्सल कराया और जब घर जाकर देखा तो उसमें मरा हुआ कॉकरोच मिला। ग्राहक ने वेज चीज सैंडविच में कॉकरोच के फोटो वीडियो भी शेयर किए हैं, जिसके बाद कस्टमर ने इसकी शिकायत रेस्टोरेंट संचालक से की। इसके साथ ही खाद्य अधिकारी से भी शिकायत की है। दरअसल उज्जैन के रवि बेदी नानाखेड़ा क्षेत्र में संचालित रेस्टोरेंट से 135 रुपए का एक वेज सैंडविच ऑर्डर करते हैं। सैंडविच बनने के बाद दोनों उसे घर ले गए। घर पर यश ने सैंडविच को खाना शुरू ही किया था कि उसके मुंह में कॉकरोच आ गया। पहले कस्टमर को लगा कि शायद वो बाल है, लेकिन जब देखा तो होश उड़ गए। सैंडविच के अंदर मरा हुआ कॉकरोच मिला। इसके बाद कस्टमर पूरा सैंडविच लेकर रेस्टोरेंट पर आ गए। हालांकि रेस्टोरेंट संचालक ने उन्हें दूसरा सैंडविच देने की बात कही, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और इसकी शिकायत खाद्य विभाग अधिकारी से की। हमने सागरगिरी रेस्टोरेंट से जाके वेज चीज सैंडविच का सैंपल लिया है और जांच के लिए भेज दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में रेस्टोरेंट संचालक ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब आगे की कार्रवाई सैंपल जांच के बाद ही हो पाएगी। Z News।